कहानी की शुरुआत होती है धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी एक रहस्यमयी दुनिया से, जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। यहाँ का नजारा इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ आसमान से लेकर जमीन तक खतरनाक जीवों का बसेरा है। इसी गहराई में हम कोंग को देखते हैं, जो इस दुनिया का रक्षक होने के साथ साथ अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्यों की तलाश में भटक रहा है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि कोंग एक बड़ी मुश्किल में फंसा है। कई खतरनाक टाइटन्स उसका पीछा कर रहे हैं। कोंग भागते हुए एक गहरी खाई के पास रुकता है। जैसे ही वे जीव उस पर हमला करने बढ़ते हैं, कोंग अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। उसने पहले से ही वहाँ एक जाल बिछा रखा था। वह एक बड़ा पत्थर हटाकर छिपे हुए गड्ढे का रास्ता खोल देता है, जिसमें गिरकर कई शिकारी टाइटन्स मारे जाते हैं। जो बचते हैं वे कोंग की ताकत और उसकी चीर फाड़ देख डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। भले ही कोंग ने यह लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह सालों से अकेला है और यही खालीपन उसे अंदर से परेशान करता है। शिकार करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। इसी बीच हमें पता चलता है कि कोंग एक शारीरिक समस्या से भी जूझ रहा है। उसके दांत में भयंकर सड़न और दर्द है। इधर धरती की सतह पर हम डॉक्टर आयरिन से मिलते हैं, जो मोनार्क संस्था के साथ मिलकर टाइटन्स की गतिविधियों पर नजर रखती है। वहीं गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो समुद्र की गहराइयों में रहता है और इंसानी दुनिया को दूसरे खतरनाक टाइटन्स से बचाता है। हाल ही में रोम में जब एक खतरनाक टाइटन तबाही मचाता है, तब समुद्र की गहराइयों से गॉडजिला बाहर आता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस टाइटन को राख में बदल देता है। टाइटन को ढेर करने के बाद गॉडजिला वापस समुद्र में जाने के बजाय सीधे रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम के अंदर पहुंच जाता है और उसके विशाल ढांचे को अपना बिस्तर बनाकर शांति से आराम करने लगता है। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर आयरीन को हॉलो अर्थ से कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी सिग्नल्स मिल रहे थे। डॉक्टर आयरीन की चिंता तब और बढ़ जाती है जब उनकी अडॉप्टेड बेटी जिया स्कूल में अजीब व्यवहार करने लगती है। जिया स्कूल में बैठे बैठे कुछ अजीब से पैटर्न्स ड्रॉ कर रही थी, जैसे उसे कोई हेलुसिनेशंस हो रहे हों। असल में जिया आईवी ट्राइब की आखिरी सदस्य है, जो कोंग के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। उसे महसूस हो रहा था कि हॉलो अर्थ में कोंग किसी बड़ी मुसीबत में है। जब आयरीन जिया के बनाए हुए मैप्स और हॉलो अर्थ से आ रहे सिग्नल्स को कंपेयर करती है, तो वह हैरान रह जाती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। आयरीन एक एक्सपर्ट के पास जाती है, जो सिग्नल्स को एनालाइज करने के बाद बताता है कि यह किसी टाइटन या कोंग के नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा भेजी गई एक डिस्ट्रेस कॉल है। इसी बीच खबर आती है कि गॉडजिला भी अचानक एक्टिव हो गया है, जैसे उसने किसी आने वाले बड़े खतरे को भांप लिया हो। वहीं दूसरी ओर कोंग दांत के दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि वह मदद के लिए धरती की सतह पर आ जाता है। आयरीन की टीम तुरंत एक्शन में आती है। कोंग को बेहोश करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड टीम के साथ एक डेंटिस्ट को बुलाया जाता है। एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से कोंग के सड़े हुए दांत को स्टील की रस्सी से बांधकर पूरे जोर से खींचा जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कोंग के उस सड़े हुए दांत की जगह एक चमकदार टाइटेनियम दांत लगा दिया जाता है। इस नए दांत के साथ कोंग को न सिर्फ दर्द से राहत मिलती है, बल्कि उसे एक नई ताकत का एहसास होता है। अब आयरीन फैसला करती है कि उन्हें सिग्नल्स की सच्चाई जानने के लिए हॉलो अर्थ के कोर में जाना ही होगा। डॉक्टर आयरीन एक छोटी टीम तैयार करती है, जिसमें जिया और एक सिग्नल रीडर भी शामिल होते हैं। वे कोंग के साथ मिलकर हॉलो अर्थ की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही उनका क्राफ्ट पोर्टल के अंदर दाखिल होता है, ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन आखिरकार वे हॉलो अर्थ की उस खूबसूरत और डरावनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर कोंग अपनी गुफा की तरफ जाता है, जहाँ उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह एक नई और अनजानी जगह पर पहुंचता है, जहाँ उसे अपनी ही परछाई जैसा एक विशाल साया दिखाई देता है। कोंग को लगता है कि शायद उसे अपना कोई साथी मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, तो वहाँ उसे एक छोटा गोरिल्ला मिलता है, जिसका नाम सूको होता है। यह नन्हा गोरिल्ला दिखने में तो मासूम था, लेकिन असल में बहुत ही शातिर और तेज तर्रार था। कोंग दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सूको उस पर अचानक हमला कर देता है और उसका हाथ काट लेता है। तभी वहाँ सूको की पूरी गैंग यानी और भी कई विशाल गोरिल्ला आ जाते हैं और कोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोंग के लिए यह पहला मौका था जब वह अपने जैसे इतने सारे गोरिल्ला देख रहा था। हालांकि वे सब कोंग पर हमला करने के इरादे से आए थे। कोंग बिना डरे उनसे लड़ता है और सूको को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके बाकी गोरिल्लाओं की धुलाई कर देता है। हार मानकर सूको कोंग को अपने कबीले के ठिकाने की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे सूको और कोंग
कोंग आगे बढ़ते हैं, सूको कोंग को फंसाने की कोशिश करता है। वह उसे जानबूझकर एक ऐसी नदी के पास ले जाता है जहां एक बहुत ही खतरनाक पानी का टाइटन छिपा हुआ था। जैसे ही कोंग पानी में उतरता है, वह विशाल जीव उस पर हमला करता है। कोंग और उस जीव के बीच पानी के अंदर जबरदस्त फाइट होती है। सूको को लगता है कि कोंग अब नहीं बचेगा और वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से सूको के सामने उस टाइटन का कटा हुआ सिर आकर गिरता है। कोंग ने उसे मार गिराया था। सूको समझ जाता है कि कोंग कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है और वे साथ बैठकर शिकार का मांस खाते हैं। इधर डॉक्टर आयरीन की टीम जंगल में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी। जैसे ही वे उस शील्ड को पार करते हैं, उनके सामने एक पूरी तरह से नई दुनिया खुल जाती है। यह ईवी ट्राइब का गुप्त ठिकाना था। यहाँ जिया की मुलाकात कबीले की मुखिया से होती है, जो उसे पहचान लेती है। आयरीन को यहाँ पता चलता है कि हॉलो अर्थ के एक हिस्से में स्कार किंग नाम का एक क्रूर राजा राज करता है, जो अपनी प्रजाति के गोरिल्लाओं पर अत्याचार कर रहा है। स्कार किंग ही वह असली खतरा है, जो न केवल हॉलो अर्थ बल्कि धरती की सतह पर भी कब्जा करना चाहता है। उसे रोकने के लिए सालों पहले गॉडजिला ने उसे हराकर एक गहरी गुफा में कैद कर दिया था, लेकिन अब वह आजाद होने वाला है। सूको आखिरकार कोंग को उस जगह ले जाता है जहां उसकी पूरी प्रजाति रहती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर कोंग का दिल टूट जाता है। कोंग देखता है कि उसके जैसे दर्जनों गोरिल्ला गुलामों की तरह मजदूरी कर रहे हैं और उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ा गोरिल्ला गलती से गिर जाता है, जिसे एक पहरेदार बेरहमी से पीटने लगता है। कोंग से यह देखा नहीं जाता और वह बीच में आकर उस पहरेदार की धुलाई कर देता है। तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलन स्कार किंग की। स्कार किंग बहुत ही चालाक और क्रूर राजा है। वह कोंग के मेटल वाले दांत को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए बिना किसी वजह के एक मासूम गोरिल्ला को जलते हुए लावा में फेंक देता है। कोंग गुस्से से भर जाता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू होती है। स्कार किंग के पास हड्डियों से बनी एक अजीब सी चाबुक थी, जिसके सिरे पर एक चमकदार क्रिस्टल लगा हुआ था। लड़ाई के दौरान स्कार कोंग को अपनी चाबुक से जख्मी कर देता है। जब उसे लगता है कि कोंग भारी पड़ रहा है, तो वह अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलता है। वह क्रिस्टल की मदद से एक प्राचीन और विशाल आइस टाइटन शिमो को कंट्रोल करता है। शिमो इतनी ताकतवर है कि वह अपनी एक फूंक से सब कुछ बर्फ बना सकती है। स्कार किंग के इशारे पर शिमो कोंग पर आइस ब्रेथ से हमला करती है, जिससे कोंग का एक हाथ पूरी तरह से जम जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सूको की मदद से कोंग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहता है। घायल कोंग वापस डॉक्टर आयरीन और उनकी टीम के पास पहुंचता है। कोंग का हाथ अब काम करने लायक नहीं बचा था। डॉक्टर आयरीन को याद आता है कि उनके पुराने बेस में एक मैकेनिकल आर्म रखा हुआ है, जिसे खास तौर पर कोंग की ताकत बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। टीम तुरंत उस ग्लव को कोंग के हाथ पर फिट कर देती है। जैसे ही यह मैकेनिक आर्म एक्टिव होता है, कोंग के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसका दर्द गायब हो जाता है। अब कोंग समझ चुका था कि वह अकेला स्कार किंग और शिमो को नहीं हरा सकता। उसे एक पुराने दुश्मन गॉडजिला की मदद चाहिए थी, जो अब उसका इकलौता दोस्त बन सकता था। कोंग पोर्टल के जरिए सीधे धरती की सतह पर यानी इजिप्ट पहुंचता है। गॉडजिला, जो पहले से ही आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था और अपनी पावर बढ़ा चुका था, कोंग को देखते ही उस पर हमला कर देता है। गॉडजिला को लगता है कि कोंग फिर से अपनी टेरिटरी के लिए लड़ने आया है। दोनों के बीच मिस्र के पिरामिड्स के सामने जबरदस्त लड़ाई होती है। कोंग अपने नए मेटल हैंड से गॉडजिला को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन गॉडजिला सुनने को तैयार नहीं था। वह कोंग पर अपनी पिंक एटॉमिक ब्रेथ से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां मोथरा प्रकट होती है। मोथरा, जिसे टाइटन्स की रानी और प्राचीन शांतिदूत कहा जाता है, सदियों बाद पुनर्जन्म लेकर वापस लौटी थी। अपनी दिव्य रोशनी और रेशमी जादुई लहरों के साथ वह दोनों के बीच बचाव करती है और गॉडजिला को समझाती है कि असली दुश्मन स्कार किंग है। आखिरकार गॉडजिला और कोंग एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हॉलो अर्थ में स्कार किंग को पोर्टल का रास्ता मिल चुका था और वह अपनी सेना और शीमो के साथ ऊपर की दुनिया पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। आईवी कबीले के लोग अपनी जादुई शक्तियों से एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम एक्टिव कर देते हैं ताकि स्कार किंग की रफ्तार रोकी जा सके। अचानक पूरे इलाके की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब कुछ हवा में तैरने लगता है। ठीक उसी वक्त गॉडजिला, कोंग और मोथरा वहां पहुंचते हैं। हवा में तैरते हुए एक ऐतिहासिक जंग शुरू होती है। कोंग स्कार किंग को निशाना बनाता है, जबकि गॉडजिला शीमो से भिड़ जाता है। बिना ग्रेविटी के यह लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। कोंग अपने मेटल ग्लव से स्कार किंग के दांत तोड़ देता है, लेकिन
लेकिन स्कार किंग अभी भी उस क्रिस्टल की मदद से शीमो को कंट्रोल कर रहा था। लड़ाई के दौरान ग्रेविटी वापस लौटती है और ये सभी लड़ते लड़ते पोर्टल के जरिए सीधे ब्राजील के समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। स्कार किंग वहां पहुंचते ही शीमो को आदेश देता है कि वह पूरे शहर और सूरज को अपनी बर्फ से जमा दे। देखते ही देखते दुनिया में एक नया आइस एज आने लगता है। गॉडजिला और कोंग जानते थे कि जब तक वह क्रिस्टल नहीं टूटेगा तब तक शीमो को रोका नहीं जा सकता। अब पूरी दुनिया का भविष्य इस आखिरी टकराव पर टिका हुआ था। रियो डी जनेरियो की सड़कों पर अब तबाही का मंजर था। स्कार किंग अपनी चाबुक लहराते हुए कोंग पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था। कोंग अपने बीस्ट ग्लव से स्कार किंग के हर वार को नाकाम कर रहा था। दूसरी तरफ गॉडजिला और शीमो के बीच की लड़ाई पूरी दुनिया को खंपा रही थी। शीमो की आइस ब्रेथ गॉडजिला की एटॉमिक पावर्स को चुनौती दे रही थी। स्कार किंग बहुत चालाक था। वह जानता था कि सीधे मुकाबले में वह कोंग और गॉडजिला को एक साथ नहीं हरा सकता, इसलिए वह बार बार शीमो का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रख रहा था। कोंग ने नोटिस किया कि स्कार किंग का सारा कंट्रोल उस क्रिस्टल में है। कोंग ने स्कार किंग पर एक जोरदार पंच जड़ा जिससे उसके मुंह के दांत टूट गए और वह नीचे गिर पड़ा। तभी मौका पाकर गॉडजिला ने अपनी पूंछ से स्कार किंग पर हमला किया, जिससे उसकी पकड़ क्रिस्टल पर ढीली हो गई। कोंग उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए झपटा, लेकिन स्कार किंग ने उसे पीछे से जकड़ लिया। ठीक उसी पल छोटा सूको वहां आ जाता है। वह कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस क्रिस्टल पर वार करता है। एक जोरदार धमाके के साथ वह क्रिस्टल चकनाचूर हो जाता है। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है, शीमो पर से स्कार किंग का कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शीमो को अब अपनी सालों की गुलामी और दर्द का एहसास होता है। वह कर अपने ही पुराने मालिक स्कार किंग की तरफ देखती है। स्कार किंग अब बिल्कुल अकेला और कमजोर पड़ चुका था। कोंग और गॉडजिला अब स्कार किंग को एक फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उछाल उछाल कर मारना शुरू करते हैं। अंत में कोंग उसे शीमो की तरफ फेंक देता है। शीमो अपनी सबसे शक्तिशाली फ्रीजिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करती है और स्कार किंग को एक बर्फ की मूर्ति में बदल देती है। कोंग को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने देखा कि स्कार किंग की एक आंख अभी भी हिल रही थी। कोंग ने उस जमी हुई मूर्ति को उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि स्कार किंग के हजारों टुकड़े हो गए। खतरा टलते ही गॉडजिला ने अपनी पूरी एटॉमिक एनर्जी आसमान की तरफ छोड़ी, जिससे जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और बादल साफ हो गए। सूरज की रोशनी वापस आ गई और दुनिया एक बार फिर से जमने से बच गई। गॉडजिला ने कोंग की तरफ एक सम्मान भरी नजर से देखा, जैसे वह यह मान रहा हो कि इस बार कोंग ने वाकई दुनिया बचाने में उसकी बराबरी की है। जंग खत्म होने के बाद गॉडजिला अपनी थकान मिटाने के लिए वापस रोम की ओर निकल जाता है, जहां वह कोलोसियम के अंदर शांति से आराम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आयरीन और उनकी टीम हॉलो अर्थ के आईवी कबीले से विदा लेने का समय तय करती है। आयरीन को लगता था कि जिया शायद अपने कबीले के साथ ही रहना चाहेगी, लेकिन जिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि उसका असली घर वहीं है जहां उसकी माँ है। कोंग अब वापस हॉलो अर्थ के उस हिस्से में जाता है जहां उसकी प्रजाति के बाकी गोरिल्ला रहते थे। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ छोटा सूको भी था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कोंग एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर अपनी दहाड़ से पूरी हॉलो अर्थ को गूंजा देता है। उसके साथ शीमो और सूको भी खड़े थे। कोंग को देखते ही सारे गोरिल्ला झुककर उसका सम्मान करते हैं। कोंग को आखिरकार वह परिवार और वह समाज मिल गया था जिसकी तलाश में उसने हजारों साल गुजार दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देख लिया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी देना।